नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु संचालित ज्ञान सुधा सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी नाटक और उद्भव विकास नामक बिंदु पर। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पर यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो में हम बात कर चुके हैं, जिसमें हम रंगमंच, रंगशाला, जन रंगमंच और जो हिंदी रंगमंच के विकास को लेकर बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर। तो मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से एक बार पुनः आप सबका स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं हिंदी नाटक का उद्भव और विकास भाग 3 में। तो जब हम हिंदी नाटक के संक्षिप्त इतिहास पर बात करते हैं तो आधुनिक काल से पहले जो हिंदी साहित्य में आदिकाल रहा, भक्ति काल रहा, रीतिकाल रहा, उसमें नाटकों का अभाव है, ये हम जानते हैं। और आदिकाल की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक व्यवस्था, भक्ति काल का आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा रीतिकाल का जो श्रृंगारिक वर्णन है, उससे इतर उस काल के कवियों का ध्यान नहीं जाता है, वो उससे ज़्यादा की बात नहीं करते हैं। यद्यपि जो संस्कृत साहित्य है उसमें नाटकों की एक समृद्ध परंपरा हमें मिलती है। और महाकवि कालिदास का चाहे अभिज्ञान शकुंतलम हो, वो बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार देवताओं की प्रार्थना के उपरांत ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ की, सामवेद से गान की, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्य वेद की रचना की है। तो भरत मुनि जो है, उन्होंने जो नाटक है उसको पंचम वेद की संज्ञा दी है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि आधुनिक काल से पहले कुछ नाटक की रचना अवश्य हुई है, किंतु उसमें वह परिपक्वता, वह प्रौढ़ता दिखाई नहीं देती है जो हमें आधुनिक काल में दिखाई देती है। जो स्तरीय नाटक हैं उनकी रचना भारतेंदु युग से ही प्रारंभ मानी जाती है। भारतेंदु युग से पूर्व के नाटकों में रामायण, महानाटक ये प्रसिद्ध रहे हैं, और जिसकी रचना प्राणचंद चौहान ने 1610 में की। और अन्य नाटकों की बात करें तो लच्छीराम का करुणाभरण जो 1657 में लिखा गया, नेवाज का शकुंतला जो 1680 में लिखा गया, महाराज विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन 1700 ईस्वी में लिखा गया। ये प्रमुख नाटक हैं जो कुछ इनकी पांडुलिपियां उपलब्ध होती हैं, परंतु इन नाटकों की रचना शास्त्र सम्मत नहीं कही जा सकती है। इस कारण भारतेंदु जो हैं वो अपने पिता गोपाल चंद्र कृत नहुष को हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक मानते हैं। ये चीज़ें हमें रेखांकित करनी होगी कि भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र कृत ने नाटक लिखा। गोपाल चंद्र कृत नाटक है नहुष जो 1857 में लिखा गया, उसे भारतेंदु जो है वो हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। यद्यपि इसमें भी मतभेद है। अन्य लेखक जो है वो आनंद रघुनंदन को ही हिंदी की सर्वप्रथम नाट्य रचना माने जाने के पक्ष में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल महाराजा विश्वनाथ कृत आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। वे लिखते हैं कि भारतेंदु के पहले नाटक के नाम पर 2-4 ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए थे। उनमें महाराजा विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़कर किसी में नाटकत्व न था। बाबू गुलाब राय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जैसे विद्वान भी शुक्ल जी के मत से अपनी सहमति प्रकट करते हैं। विजेंद्र स्नातक नहुष को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, वो भारतेंदु के मत के समर्थक हैं। और शिवदान सिंह चौहान एक नया ही तर्क रखते हैं। वो कहते हैं कि भारतेंदु युग से पूर्व रचित नाटक वर्तमान खड़ी बोली हिंदी से इतर भाषाओं में लिखे गए हैं, इसलिए उन्हें हिंदी के नाटकों की श्रेणी में उनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से प्रथम नाटक को लेकर भी मतभेद हैं। भारतेंदु जो है वो अपने पिताकृत नहुष नाटक को प्रथम नाटक मानते हैं, और जो एक अलग वर्ग है वो आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानता है।
इसलिए जो शिवदान सिंह चौहान है वो वैदिक हिंसा ने भवती को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं, और इस मत से असहमति प्रकट करते हुए जो प्रसिद्ध नाटककार एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर हैं वो अपना अलग मत रखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार हिंदी क्षेत्र की अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी परंपरा में स्वीकार किया गया है, जैसे हम आदिकाल में देखते हैं वहाँ प्राकृत भी है, वहाँ रासो ग्रंथों में हमें जो है वो डिंगल के भाषा का प्रभाव भी भाषा भी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार अन्य भाषाओं के नाट्य साहित्य को भी हिंदी साहित्य में स्थान दिया जाना सर्वथा समीचीन है। अस्तु हम एक दीर्घ परंपरा के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। भारतेंदु युग के पूर्व उपयुक्त नाट्य प्रयोगों को जो आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नाट्य लेखन जो है उसमें उन्होंने नई दिशा दी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान जो है वो सबसे उल्लेखनीय है। उन्होंने अनुवादित तथा मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों को लिखना प्रारंभ किया। इसी कारण से उन्हें हिंदी साहित्य में नाट्य प्रवर्तक भी माना जाता है। उन्हें नाट्य प्रवर्तक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसके पश्चात हिंदी नाट्य साहित्य का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ और हिंदी साहित्य में नाट्य लेखन की परंपरा के सम्यक जो अध्ययन है वो भी प्रारंभ हुआ, जिसे हम कुछ भागों में विभाजित करके, नाम के अनुसार भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हिंदी नाटकों के उद्भव और विकास को लेकर जो काल विभाजन है वो इस प्रकार है। भारतेंदु युग है, फिर जिसमें बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, उल्लेखनीय है। नाट्य लेखन की दृष्टि से नाटक के विकास को लेकर बहुत उल्लेखनीय है। पौराणिक नाटक हैं, अनुदित नाटक हैं, ऐतिहासिक नाटक हैं, लगभग हर प्रकार के नाटक जो है इसमें लिखे गए हैं। और इस तरह से हम आगे काल विभाजन के अनुसार जो नाट्य विकास है, हिंदी का नाट्य विकास का, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो तत्कालीन जो समाज था उसमें जो अरुचिपूर्ण अभिनय था, पारसी थिएटर था, पारसी कंपनियां जो कुछ परोस रही थी जनमानस के सामने, जन समाज के सामने, उसे सुरुचिपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतनापूर्ण बनाने के लिए, चेतना जागृत करने के लिए नाटक विधा को सबसे उपयुक्त विधा माना उन्होंने। उन्होंने ज़्यादा जो है वो प्रयोग नाटक पर किए। और नाटक पढ़ने की चीज़ नहीं है, अभी तो अभिनीत किए जाने के लिए लिखा जाता है, यह उन्होंने कहा। और जिसका निरक्षर जन समाज पर उपयोग करते हुए आलस्य, अविद्या, ईर्ष्या, अंधविश्वास, मद्यपान, छुआछूत जैसे अनेक सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया जा सकता है। एक बहुत वो ताकतवर उसको साधन मानते थे वो। और यही कारण है कि भारतेंदु के अधिकांश नाटकों में तीखे, तिल मिला देने वाले व्यंग जो हैं उनसे हमारा सामना होता है। भारतेंदु ने अपनी नाट्य शैली में प्राचीन और नवीन, जो पूर्ववर्ती है, पूर्वी जो है वह, और पाश्चात्य नाटक, और इस दोनों का समावेश किया। प्राचीन परंपरा भी मिलती है, नवीन प्रयोग भी मिलते हैं। इसी तरह से पाश्चात्य शैली का भी वहाँ पर प्रभाव है, और जो पूर्व की शैली है, पौर्वात्य शैली है, उसका भी वहाँ पर समावेश दिखाई देता है। तो दोनों को साथ लेकर वो चले हैं। और भारतेंदु के नाटकों में प्राचीन तत्वों, कौन कौन से अप्राचीन तत्व हो सकते हैं, जैसे नांदी पाठ है, भरत वाक्य है, संकलन त्रय है, गीतादिक तथा नवीन तत्वों के साथ में यथार्थवाद है, दुखांत है, साधारण पात्र हैं, वर्जित दृश्यों का संयोजन है, कोरस प्रस्तावना, इन सब का उन्होंने अपने नाट्य शैली में, नाटकों में समन्वय किया है। भारतेंदु नाट्य रचना के साथ उसके मंचन को लेकर भी बहुत जागरूक बने रहे, और भारतेंदु जी की प्रेरणा से ही उनके समकालीन लेखकों ने नाट्य रचना में समर्थ लेखनी चलाई है। उनके साथ के जो समकालीन लेखक थे उन्होंने भी खूब नाटक लिखे हैं, और अच्छा जो स्तरीय नाट्य है, साहित्य, वो हमें उपलब्ध होता है उस काल का। भारतेंदु कालीन नाटककारों में जिनका हम नाम ले सकते हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास और राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये कुछ विशेष नाम उल्लेखनीय हैं। और भारतेंदु द्वारा अनुवाद किया गया नाटकों का और मौलिक नाटक भी लिखे गए। उनके अगर हम नाम का अध्ययन करना चाहें तो वो इस प्रकार है नाम। पहले अगर उनकी अनुदित नाट्य रचनाओं पर बात करें तो
1868 ईस्वी में उनकी विद्या सुंदर आती है अनुदित रचना, जो संस्कृत की चौर पंचाशिका का बंगला संस्करण था। इसी तरह से 1872 ईस्वी में पाखंड विडंबन आती है, जो कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय का तृतीय अंक था। फिर धनंजय विजय की अनुदित रचना 1873 ईस्वी में आती है। मूल रचना कांचन कवि कृत व्यायोग थी इसकी, धनंजय विजय की। इसी प्रकार उसके बाद आती है कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी में। उसके बाद आती है 1877 ईस्वी में भारत जननी, ये एक नाट्य गीत था। 1878 ईस्वी में मुद्रा राक्षस आती है, जो विशाखा दत्त जो कृत मुद्रा राक्षस है उसी का अनुवाद था। फिर दुर्लभ बंधु आती है 1880 ईस्वी में। इसके भी जो प्रथम दृश्य हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुए थे। और जब यह अपूर्ण रह गई तो अपूर्ण रह जाने पर के बाद में रमाशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने इसे पूर्ण किया था। इसी तरह से ये इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं जिनके नाम हमने अभी लिए हैं। उसके बाद अब जब मौलिक रचनाओं की बात करते हैं तो 1873 ईस्वी में इनकी मौलिक रचना आती है। सबसे पहले जो प्रहसन वैदिकी हिंसा न भवती। फिर उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में ये लिखते हैं। श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में लिखते हैं। विश्वस्य विष्मौषधम 1876 ईस्वी में लिखी जाती है। और भारत दुर्दशा आती है 1880 ईस्वी में। और नील देवी इनके द्वारा लिखा गया जो नाटक है वो 1881 ईस्वी में आया, जो गीति रूपक है। और 1881 ईस्वी में ही इनका एक और प्रहसन आता है अंधेर नगरी नाम से। इस तरह से ये इनकी जो है वो मौलिक रचनाएं थी। मौलिक जो अपूर्ण रचनाएं उसमें प्रेम जोगनी का नाम लिया जाता है 1875 ईस्वी में, जिसे उन्होंने लिखा। लेकिन प्रथम अंक के केवल 4 दृश्य ग्रभांक नाटिका यही मिलते हैं इसमें, अपूर्ण थी ये। और एक और अपूर्ण रचना है उनकी मौलिक रचना सती प्रताप, जो 1883 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। केवल 4 अंक हैं उसके और गीति रूपक है ये अपने आप में। तो ये कुछ नाम हैं अनुदित रचनाओं के। मौलिक रचनाओं में भी अपूर्ण रही जो रचनाएं, उनके नाम और उनके सन सहित ये हमें याद करने होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत चीज़ जो है वो इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत उपयोगी जो है वो सामग्री है। भारतेंदु जो है वो अपने आप में नाट्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं हिंदी नाटक के। लेकिन इन्होंने नाटकों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा। और गद्य और पद्य और संस्कृत में लिखी इनकी रचनाओं की कुल संख्या मिलाई जाए तो वो लगभग 248 के लगभग है। और उनकी रचनाओं के बहुत से संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे प्राचीनतम संग्रह खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना द्वारा प्रकाशित हुआ, जो भारतेंदु कला शीर्षक से 6 खंडों में छपा। राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु की अनेक रचनाएं अपूर्ण तथा अप्राप्य हैं। उनकी रचनाओं में अनेक ऐसी हैं जिनका साहित्यिक दृष्टि से महत्व नहीं रहा है। और वो इतनी बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। स्वर्गीय जो राधा कृष्ण दास हैं, उन्होंने उनकी विपुल रचनाओं को जो अलग अलग शीर्षकों से प्रकाशित है उन्हें संपादित कराया, उन्हें संग्रहित कराया। और जब वो बात करते हैं स्वर्गीय राधा कृष्ण दास जी, जो संग्रह उनका देखते हैं हम, तो मानते हैं कि इनके भारतेंदु जी के 20 नाटक लिखे गए, आख्यायिका उपन्यास 8 थे, 28 इनके काव्य संग्रह थे, स्त्रोत थे 7, अनुवाद या टीका 8 थी, 18 परिहास थे, धर्म संबंधी इतिहास तथा चिन्हादि वर्णन 7 थे, महात्म्य जो है वो 9 थे, ऐतिहासिक जो इन्होंने लिखे ग्रंथ वो 27 थे, राजभक्ति विषयक 13 थे, अस्फुट ग्रंथ 18, लेख तथा व्याख्यान आदि 75। इस तरह से बहुत सारा इनके नाम से जो है इनकी रचनाएं जो थी उसको संपादित और संग्रहित भी दूसरे लोगों ने किया है। तो जो इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं वो लगभग 170 के आसपास मानी जाती हैं, जो प्राप्य हैं और पूर्ण हैं। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने आधुनिक काल में विशेष रूप से नाटक के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित रखा है और नाटक को बहुत महत्वपूर्ण विधा माना भी और उसे आगे भी बढ़ाया।
भारतेंदु युग में नाट्य रचनाओं को हम जिन वर्गों में बांट सकते हैं वो हैं पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक, प्रहसन, रोमानी और अनुदित। ये हर तरह के नाटक जो हैं वो भारतेंदु युग में लिखे गए, रचे गए, मंचित किए गए। जब हम पौराणिक नाटकों की बात करते हैं तो भारतेंदु काल में रचित सर्वाधिक संख्या पौराणिक नाटकों की है। पौराणिक नाटक मुख्यतः राम, कृष्ण तथा अन्य पौराणिक विषयों पर आधारित हैं और इस वर्ग में नाटकों में भारतेंदु कृत चंद्रावली जो 1876 ईस्वी में लिखित है और हरिदत्त दुबे कृत महारास जो 1884 में लिखा गया, कार्तिक प्रसाद खत्री का उदाहरण 1892 में लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रद्युमन विजय जो 1893 ईस्वी में और रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी में लिखा गया, बालकृष्ण भट्ट जो है नल दमयंती स्वयंवर 1895 में। ये रचनाएं जो हैं वो उल्लेखनीय हैं जिनको हम पौराणिक नाटकों की श्रेणी में रख सकते हैं। बात करें दूसरी श्रेणी की ऐतिहासिक नाटकों की तो भारतेंदु जी द्वारा स्वयं द्वारा कृत नील देवी नाटक जो 1881 में लिखा गया, इसी तरह लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर जो 1886 में लिखा गया, राधा कृष्ण दास कृत महाराणा प्रताप जो 1898 ईस्वी में लिखा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ऐतिहासिक नाटक सिद्ध हुए। सामाजिक नाटकों की बात करें तो भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा जो 1880 में लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी, बालकृष्ण भट्ट कृत नई रोशनी का विषय और 1884 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास कृत भारत सौभाग्य, 1887 ईस्वी में राधा कृष्ण दास का दुखिनी कला। ये बहुत ही उल्लेखनीय रचनाएं हैं उस काल की जिन्हें हम सामाजिक नाटकों की श्रेणी में रख सकते हैं। इन नाटकों में देश की जो तत्कालीन स्थिति थी, जो दुर्दशा थी, उसका बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण हमें मिलता है और जनमानस की जो बुराइयां हैं जो जनता में फैली हुई थी, समाज में फैली हुई थी, उनको दूर करने की प्रेरणा भी इसमें कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होती है। जब हम बात करते हैं प्रहसन की तो जो हास्य और व्यंग्य शैली में सामाजिक कुरीतियों पर और धार्मिक पाखंडों पर प्रहार करने वाले कई प्रहसन, कई नाटक जो हैं वो इस युग में रचे गए। भारतेंदु ने वैदिकी हिंसा ने भक्ति लिखा, अंधेर नगरी लिखा, प्रताप नारायण मिश्र ने कली कौतुक लिखा, राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुँह मुहासे बहुत महत्वपूर्ण है, विजयानंद त्रिपाठी द्वारा रचित महा अंधेर नगरी, ये उल्लेखनीय रचनाएं हैं जो उस समय के प्रहसन की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। जब हम रोमानी नाटक की बात करते हैं तो इसमें प्रेम प्रधान नाटकों में श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण, किशोरी लाल गोस्वामी कृत प्रणयिनी परिणय, खड़ग बहादुर मल्ल कृत कुसुमायुध, शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रणधीर प्रेम मोहिनी की तो सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई और बहुत ही लोकप्रिय हुआ। अनुदित नाटकों की जब हम बात करते हैं तो भारतेंदु युग में संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया गया, जिनसे हिंदी नाट्य लेखन को एक नई रचना दृष्टि मिली और विस्तृत उसका आयाम क्षेत्र जो है विस्तृत फलक विस्तृत हुआ। संस्कृत से लाला सीताराम, बंगला से रामकृष्ण वर्मा और अंग्रेजी से अनुदित नाट्य रचनाओं में पुरोहित गोपीनाथ का नाम प्रमुखता से आता है। अनुदित नाटकों का अगर हम नाम लें तो कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने इसका अनुवाद किया, मालविका अग्निमित्र लाला सीताराम ने, भवभूति उत्तर रामचरित चरितम के कई अनुवाद हुए, मालती माधव लाला शालिग्राम लाला सीताराम ने किया, शूद्रक मरच्छ कटिक गदाधर भट्ट ने किया, लाला सीताराम ने किया, माइकल मधुसूदन दत्त शर्मिणम रामचरण शुक्ल ने इनका अनुवाद किया, राजकिशोर डे पद्मावती रामकृष्ण वर्मा ने, एज यू लाइक इट इसका अनुवाद जो है पुरोहित गोपीनाथ जी ने किया। इस प्रकार अलग अलग भाषाओं के साहित्य से हिंदी नाट्य लेखन संस्कारित हुआ, पला बढ़ा और आगे चलकर जो है इसको विस्तार प्राप्त हुआ। तो आज के इस वीडियो में हमने विशेष रूप से हिंदी नाटक के विकास पर बात करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी नाटक विकास में क्या योगदान रहा है और भारतेंदु युग के कौन सी अन्य रचनाएं नाटक की प्रसिद्ध रही हैं, चाहे वो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, सामाजिक, प्रहसन, रोमानी या अनुदित।
तो इन सब पर बात करते हुए हमने आज भारतेंदु युग को नाटक की दृष्टि से देखा, समझा और जाना है। अगले वीडियो में हम अगले जो युग हैं उनके नाटक के विकास के, द्विवेदी युग है, प्रसाद युग है, प्रसादोत्तर युग है, उस पर बात करेंगे। इससे पहले वाले 2 वीडियो में भी हम नाटक के संक्षिप्त इतिहास पर बात कर चुके हैं, जिसमें विशेष रूप से हिंदी रंगमंच पर हमने बात की थी। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, फिर से बात करेंगे उसके बचे हुए अंश पर, उससे आगे बात करेंगे भारतेंदु युग से आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।